प्रिय छात्रों, जैसा कि हमारी जो चैप्टर है कारक धात्विक यौगिक, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कारक धात्विक यौगिकों का महत्व। कि जो कारक धात्विक यौगिक होते हैं उनका किस किस चीज़ में, किसके क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वह है औषधि के रूप में। रोगाणुरोधी एंटीसेप्टिक। कारक धात्विक यौगिकों का उपयोग रोगाणुरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग किया जाता है, जिसे घाव पर लगाने से जलन पैदा नहीं होती है। तो जो औषधि के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है उसमें है मर्क्यूरोक्रोम। इसके उपयोग से अगर आपको कहीं घाव लग जाता है तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, इसके लगाने से वो उसमें जलन नहीं होती है। सिलिकॉन रबर होती है। सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है कृत्रिम हाथ पैर बनाने में या कृत्रिम अंगों में। कुछ लोग जो विकलांग होते हैं या किसी लोगों का एक्सीडेंट में पैर कट जाता है तो वो चल नहीं पाते, उनके लिए सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है, जिससे उनके लिए कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और वो जिससे वो चल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारक धात्विक यौगिक हैं उनका उपयोग बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनका औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। उद्योगों में सिलिकॉन रबर 1 सेंटीमीटर परत में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को सहन करने की क्षमता होती है। सिलिकॉन रबर की 1 सेंटीमीटर परत में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के साथ, मतलब इंडस्ट्री के अंदर अगर जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं उसमें हाई टेम्परेचर पे उपयोग करने के लिए ऑक्सीटिलीन ज्वाला के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह तापमान सह सकती है, तो इसमें इनका उपयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेट को पेट्रोल के साथ मिश्रित करने पर उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उद्योगों में जो उपयोग किया जाता है वह निम्न प्रकार है। तीसरा पॉइंट है कृषि विज्ञान में हम कई दशकों से कार्ब मरकरी यौगिक मेथिल मरकरी डाइसाइनाइड डाइएमाइड का उपयोग बीजों को सुरक्षित रखने में किया जाता है, परंतु बाद में मेथिल मरकरी के अत्यधिक विषैले प्रभाव के कारण इसके स्थान पर टिन के कारक धात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जो बीज होते हैं, जैसे अपने पास खेतों में बोने के लिए जो बीज बनाए जाते हैं, उन बीजों में इसका पहले उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद में टिन का उपयोग किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में फलों को पकाने के लिए, जैसे फल सब्जियाँ, इनको जल्दी पकाने के लिए एथिलीन गैस के स्थान पर अब 2 क्लोरो एथिल फॉस्फेनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बोरोन का कारक धात्विक यौगिकों का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। टिन और आर्सेनिक के कारक धात्विक यौगिक बैक्टीरिया रसायननाशी, फंगस नाशी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे जो मेटल हैं, धातु हैं, उनके जो कारक धात्विक यौगिक हैं उनका अलग अलग कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। मोस्टली जो हमारा जो कारक धात्विक यौगिक है वो है इस समय जो फलों को पकाने के लिए इससे पहले जो एथिलीन गैस का उपयोग करते थे उसके स्थान पर अब 2 क्लोरो एथिल फॉस्फेनिक अम्ल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कच्चे फलों को आसानी से जल्दी पकाया जा सकता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है खरपतवारनाशी, फंगसनाशी के रूप में टिन के और आर्सेनिक के जो हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। एक एंटीमनी होता है, एंटीमनी का भी एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में किसी तरह की फंगस या बैक्टीरिया ना लगे। उत्प्रेरक के रूप में जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण के रूप में किया जाता है। जो एक उत्प्रेरक के रूप में है जिंगलर नट्टा, उसका भी उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है जो हमारा है अनुसंधान में TMS टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग NMR में मानक के रूप में किया जाता है। आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो उसमें TMS को एक मानक के रूप में लिया गया है, जिसका नाम है टेट्रामेथिलसिलेन। उसका मानक वहाँ 0 माना जाता है। 0 पे TMS का मानक मान करके जो NMR स्पेक्ट्रा लिया जाता है वह उस स्पेक्ट्रा में सबकी अलग अलग पीक आती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, कोई एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, कोई एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो सबकी पीक उस TMS को एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि
टेट्रामेथिलसिलेन की एक लंबी पिक आती है तो उसको हमने 0 मान के चलते हैं। उसके कंपेयर में जो भी पिक आती हैं उससे हम NMR स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसमें इसके बाद में कहाँ पिक आई है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इसको एक मानक के रूप में अनुसंधान में उपयोग किया जाता है, TMS को, टेट्रामेथिलसिलेन। तो इस प्रकार जो कुछ मोस्ट कार्बधात्विक यौगिक हैं उनका उपयोग इसमें मैंने आपको बताया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक कार्बोनिल। कार्बोनिल ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड धातुओं के साथ निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में धातु कार्बन बंध से जुड़ी होती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में धातु कार्बन बंध से जुड़ी होती है, इस कारण इन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। धातु परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बोनिल का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसे एक नाभिकीय कार्बोनिल, ये कार्बोनिल इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपका, निकल के साथ में है, आयरन के साथ में है, क्रोमियम के साथ में हो सकते हैं। एक नाभिकीय कार्बोनिल। द्वि नाभिकीय कार्बोनिल में आता है मैग्नीज है, आयरन है, इसमें इनके धातु के बीच में एक बॉन्ड होता है जिससे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं द्विनाभिकीय कार्बोनिल समूह। तीसरा आता है त्रिनाभिकीय या उच्च नाभिकीय कार्बोनिल समूह, जिसमें एक से अधिक कार्बोनिल या धातुओं का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं त्रिनाभिकीय या उच्च नाभिकीय कार्बोनिल समूह। धातु कार्बोनिल में अनुप्रयुक्त प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं EAN नियम। ये बात एग्जाम में पूछा भी जाता है, EAN नियम क्या है, या कोई आपको एग्जाम्पल दे देगा उसमें आपसे पूछ लेगा कि EAN नियम के द्वारा इस पर लागू होता है या नहीं होता है। इस नियम के अनुसार एक धातु या परमाणु आयन इतनी संख्या में बंध बनाएंगे। इस नियम के अनुसार एक धातु या परमाणु आयन इतनी संख्या में बंध बनाएंगे जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आगामी उत्तम गैस या उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो जाए। इसका कुल मिलाकर इसका मतलब है जो धातु है वो अपने परमाणु आयन इतनी संख्या में बंध बनाएंगे जिससे कि उनके संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आगामी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे सामान्यतः ऐसे समस्त एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल जिनमें धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक सम होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सम में होता है। जैसे मान लो 25 है, 23 है, 21 है, ये प्रभावी परमाणु क्रमांक का पालन नहीं करेंगे क्योंकि उत्कृष्ट गैस विन्यास का जो होता है वो सम संख्या में ही होता है। तो जब सम संख्या में होगा जब ही वो EAN नियम का पालन करते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN का एक सूत्र दे रखा है M+2/। यहाँ M एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम CO6 में प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक कितना है क्रोमियम का, इसमें देख रहा है M = 24 6 CO है। अणुओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 6 12। तो क्रोमियम का EAN निकालेंगे M+2/M कितना हो गया, क्रोमियम 24 तो 24 लिख देंगे। जो उसके साथ में 6 CO जुड़े हुए हैं उनसे प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या डबल होगी तो वो हो गया हमारा 12। तो जब इसको हम जोड़ेंगे 24 + 12 तो ये हो गया 36। चूँकि आगामी अक्रिय गैस क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है अतः यौगिक EAN नियम का पालन करता है। इस प्रकार से जिनकी संख्या आती है वो सभी EAN नियम का पालन करते हैं। अन्य उदाहरण इसमें नीचे दे रखे हैं, जैसे निकल का दे रखा है। निकल का परमाणु क्रमांक कितना है 28, तो M = 28 हो गया। इसके साथ में 4 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं तो 4 × 2 8, 28 + 8 जोड़ेंगे तो 36। यह भी अक्रिय गैस का पालन करता है, इसलिए ये भी EAN नियम का पालन करता है। सेकंड एग्जांपल दे रखा है आयरन CO5। आयरन का होता है 26 और इसके 10 हो गए तो ये भी 36 हो गया। इसका मतलब ये भी क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक है उसका पालन कर रहा है। नीचे भी मोलिब्डेनम दे रखा है CO6, इसका 42 होता है और 12 इसका भी जो आया जोड़ के 54। यह भी अक्रिय जो गैस है उसके परमाणु क्रमांक का बराबर है, इसलिए ये भी EAN नियम का पालन करता है। नीचे ऑस्मियम का भी दे रखा है, इसका 76 होता है और जो इसमें 10
इलेक्ट्रॉन आए, ये कुल मिला के 86 हुआ। ये भी EAN नियम का पालन करता है। इस प्रकार जो कार्बोनिल EAN नियम का पालन करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन करते हैं, उनका जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आगामी उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। वही EAN नियम का पालन करता है। अगर इसमें ये संख्या का 35 होती, लास्ट में जो दे रखा है 35 होती या 53 होती या 85 होती, तो वो EAN नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि यह किसी भी परमाणु उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक का नंबर नहीं है, इसलिए EAN नियम का पालन नहीं करते। तो सवाल है इसमें, शॉर्ट नोट्स पेपर में आता है EAN नियम क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल दे देता है कि इसमें से कौन EAN नियम का पालन करता है और कौन EAN नियम का पालन नहीं करता है। तो सिंपल है, इस तरह से जो आए वो EAN नियम का पालन करता है, और जो इस तरह से जो उत्कृष्ट गैस के बराबर जिसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं आती है वो EAN नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।